नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर, बिहार का इलेक्शन पहले फेज का हो चुका है। बम्पर वोटिंग हुई और उस बम्पर वोटिंग से जो है ये महागठबंधन काफी उत्साहित दिखाई दे रहा है। हालांकि एनडीए भी उसको अपने फेवर में क्लेम कर रहा है और वो तो होता ही है, सभी लोग क्लेम करते हैं। लेकिन जिस तरीके से एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है तेजस्वी यादव के अंदर, रैलियों की संख्या बहुत ज्यादा होती जा रही है। कल उन्होंने 17 रैलियां की, आज 20 रैलियां प्रस्तावित है। इस बीच में एक चीज हम देख रहे हैं, तेजस्वी यादव 2-2 3-3 मिनट में अपनी जनसभाएं खत्म कर दे रहे हैं। आपने बहुत सारे चुनाव देखे हैं, क्या इतनी जल्दी भी जनसभाओं में जब भीड़ आती है, भीड़ के बीच अपनी बात कही जाती है, तो बजाय अपनी बात कहने के तेजस्वी यादव 2 4 5 लाइनें ही बोलते हैं, उसी में वो सारी बात कह लेते हैं। कितना प्रभावी तरीका माना जाए ये, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ प्रचार की अधिकता की वजह से हो रहा है? तेजस्वी यादव पे प्रेशर ज्यादा हो गया है, क्या माना जाए इसको? राम प्रकाश जी, नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, आपको पता है कल दूसरे चरण का और पूरे बिहार का जो चुनाव है, कल शाम को 5 बजे उसका प्रचार खत्म हो जाएगा। सेकंड फेज के लिए भी 5 बजे। तो वैसी सूरत में अब टाइम बचा है कुल 48 घंटे के आसपास। 48 भी नहीं, अब तो समझो 36 घंटे ही बचे कुल मिला के। और ऐसी सूरत में जब चुनाव का सारा नैरेटिव वगैरह ऑलमोस्ट क्लियर है दोनों पक्षों का, इनका कुछ है, दूसरों का कुछ है, तो इनके पास अब कहने सुनने को बहुत कुछ है नहीं उस तरीके से। सीधा जिसको कहते हैं ना, जब पहले आप ग्राउंड वर्क कर चुके हैं और उसके बाद फाइनल टच देने वाली बात है, तो उसको फाइनल टच देने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें क्या है कि मैक्सिमम, क्योंकि स्टार कैंपेनर है, देखो मुख्यमंत्री के भावी दावेदार, तो कुछ कहने सुनने का वो तो लगातार चल ही रहा है पिछले 6 महीने से कार्यक्रम। फाइनल के इस दौर में कल जैसे 17 जनसभाएं कोई छोटी बात नहीं है। सारा चॉपर से कवर करते हैं, 17 बार की लैंडिंग, टेक ऑफ और वो सारी चीज, उसमें टाइम ज्यादा लगता है। जो वो टाइम ले रहे हैं वो 3 से 4 मिनट ले रहे हैं। उतरते ही केवल एक ही बात कहते हैं, उनका मतलब 2 लाइन बड़ी स्टैंडर्ड की चल रही है इस टाइम पे। वो चुपचाप लालटेन छाप, एक लाइन तो ये बोलते हैं, और दूसरा वो ये कहते हैं कि मैं अब आपके बीच में सीएम बनकर ही आऊंगा। जो उनका प्रत्याशी या महागठबंधन का प्रत्याशी है मंच पे, उसके गले में वो डाल के पटका, और इसको जिताओगे या नहीं, मतलब जीत का आश्वासन लेके अगली सभा में बढ़ जाते हैं। तो ये किसी भी कैंपेन को जब आप पूरा कॉन्फिडेंट ये हो जाते हैं कि जो मैं करना चाह रहा था वो मैंने कर दिया है, और उसके बाद फिर वो वर्ल्ड टूर जिसको आप कहते हैं ना, कि बिल्कुल हवा से बातें करते हुए वो काम। और दूसरी चीज आप देखिए कि जहां तेजस्वी 3 से 4 मिनट की एक जनसभा कर रहे हैं, वही महागठबंधन के जो दूसरे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका हो, चाहे खड़गे साहब हो, वो तीनों अपना लगातार कैंपेन कर रहे हैं अपने हिसाब से। वो भी महागठबंधन की एक एडिशनल मजबूती है। यानी कि मेन स्टार प्रचारक, चूंकि बिहार का मामला है, तेजस्वी ही है, मुख्यमंत्री के दावेदार भी वही है, तो वो अपना काम कर रहे हैं, कांग्रेस वाले अपना काम कर रहे हैं। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो दोनों तरफ का है। जो मुद्दे जिसपे मोदी को और शाह को घेरना है, नीतीश कुमार को घेरना है, उस काम को आज भी कांग्रेस वाले कर रहे हैं। और तेजस्वी केवल अपने जो ये है कि चुपचाप लालटेन छाप और ये सब करके अपने कैंपेन को फाइनल टच देकर वर्कर्स का जोश बढ़ा रहे कि अब तो मुख्यमंत्री बन के ही आऊंगा। तो जो उसका वर्कर है, आरजेडी का हो चाहे महागठबंधन का हो, वो दोगुने जोश के साथ काम करता है, नारेबाजी वही करता है। कई बार राम प्रकाश जी क्या होता है, आपने देखा होगा, कोई आदमी 20 मिनट 25 मिनट भाषण देता है, तो उसकी बजाय 2 या 3 मिनट ज्यादा प्रभावी होते हैं। 20 22 मिनट में तो आप भूमिका बनाओगे, ये करो वो करो। अब इनका घोषणा पत्र सामने है, पूरा कार्यक्रम सामने है। दूसरी तरफ एनडीए जो कुछ लफाजी कर रहा है, जिस तरीके की प्रधानमंत्री का कैंपेन कट्टे से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, अमित शाह उसी सांप्रदायिकता पे उतरी आए हैं, आपको पता है। तो ऐसी सूरत में तेजस्वी को अब फाइनल टच देने के अलावा कोई बहुत ज्यादा काम बचा नहीं। हर घर में नौकरी वाला जो उनका मसला है, वो युवा यूथ जो है उसमें काफी रेजोनेट कर रहा है, देखा आपने जिस तरीके से। तो बाकी सारी की सारी चीज, चाहे वो दीदी दीदी वाला कार्यक्रम हो, चाहे महिलाओं की जो तमाम स्कीम्स हो, तो वो सारी की सारी चीजें अब दोबारा रिपीट करने की उनको जरूरत नहीं है। अब तो बस एक फाइनल अपील करके अपने कार्यकर्ताओं को और अपने उम्मीदवारों को एक फाइनल शाबाशी, एक थपकी देने वाली जो चीज होती है, वो कार्यक्रम जारी है। और ये कल शाम तक 5 बजे तक ही जारी रहेगा। उस दौरान में राहुल भी, प्रियंका भी और खड़गे साहब भी, वो तीनों भी हैं। मोदी भी आज वही हैं, शाह भी वही है। उसके अलावा आज आपने देखा खड़गे साहब का चौपर रोक दिया गया, क्योंकि मोदी साहब वहां थे, तो उनका कार्यक्रम उनको हेलीकॉप्टर लैंड नहीं करने दिया गया। इससे पहले आपने देखा था कि अमित शाह की रैली थी और वहां पे अपना तेजस्वी का चौपर लैंड नहीं करने तेजस्वी दिया गया का। जी, शुरू में, बिल्कुल, अगर आपको ध्यान हो तो। तो ये सारे कार्यक्रम अपनी जगह, बताइए कोई एक जगह
प्राइम मिनिस्टर का तो समझ में आता है, 10-5 किलोमीटर दूर बता दीजिए। ऐसा क्या है कि आप परमिशन, वो भी तो पार्टी के प्रेसिडेंट है भाई, राज्यसभा में विपक्ष के नेता है, कोई असामाजिक तत्व थोड़ी है। एयर स्पेस वायलेशन कौन करता है? कोई छोटा मोटा इस तरह का व्यक्ति जिससे कोई खतरा हो। प्रधानमंत्री तो खड़गे के साथ 24 घंटे वहां राज्यसभा में रहते ही है, उधर राहुल गांधी भी रहते हैं। उसके बावजूद भी विपक्ष के नेता का चौपर इस तरीके से आज जो रोका गया है, मुझे लगता नहीं कोई बहुत स्वस्थ परंपरा है। लेकिन इन परंपराओं का ना तो कोई चुनाव आयोग को कोई विशेष ख्याल है और ना मोदी जी को। ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। बाकी तेजस्वी अपने धुन में जुटे हुए हैं। और ऐसा देखिए, जब वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि अब गाने पे ही पैर उठता है, तो जब अगले का गाना कामयाब हो रहा है तभी वो दौड़ा दौड़ा फिर रहा है कि 17 जनसभा 20 जनसभा। वरना तो मोदी जी वही 2 से 3 जनसभा पे अटके हुए। ऐसे ही अमित शाह भी। और एजेंडा उनके पास कुछ है नहीं, वो ऐसी चीजों को डिफेंड कर रहे हैं जिनका कोई बहुत मतलब नहीं है। 20 साल का हिसाब देने की उन्होंने कोशिश अभी तक नहीं की। जब मैं और आप बात करें, पूरा कैंपेन खत्म होने वाला है। और अब तो इंटरेस्टिंग बात हो रही है कि उनकी सभाओं में कहीं भी नीतीश आमतौर पर नहीं दिखते हैं। ये भी अपने आप में लोगों में कई तरह के सवाल छोड़ रहा है, जो नीतीश के लोग हैं उनमें खासतौर। अब एक एक चीज है सर, एक तरफ कहा यह जा रहा है कि मोदी जी वो दुनाली बंदूक और इस कट्टे से आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। उसके बावजूद भी वो इतना लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं। तेजस्वी जो लगातार बिहार के मुद्दों पर बात कर रहे थे, नौकरी पलायन इसकी बात कर रहे थे, वो 2-2 मिनट में भाषण खत्म करके चले जा रहे हैं। तो ये जो रणनीति है आमने सामने के हिसाब से देखें तो जनता क्या अटैच हो पाएगी तेजस्वी के इस तरीके के इतने आक्रामक? अब जनसभाएं कितनी भी कर लीजिए, लेकिन क्या जनता अगर अटैच नहीं होगी तो फिर जनसभाओं का फायदा क्या? क्या तेजस्वी अट्रैक्ट कर पा रहे हैं इन चीजों से जनता को? राम प्रकाश जी, तेजस्वी के 2 कैच लाइन बताई मैंने, वो जो 3 मिनट में जो कह रहे हैं। अगर आप दर्शकों के लिए बताना चाहें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो तेजस्वी कर रहे हैं। लंबी चौड़ी तकरीर सुनने का ना किसी के पास वक्त है, ना किसी का कोई शौक है। कल से उन्होंने जो लाइन पकड़ी सेकंड फेज की, क्योंकि पहले फेज में जैसा आपने कहा इंट्रोडक्शन में कि अच्छी मैसिव वोटिंग हुई है और उससे उत्साहित है तेजस्वी, और पूरा महागठबंधन भी उत्साहित है। तो उसके बाद उन्होंने जो कहना शुरू किया बड़ा इंपॉर्टेंट, उन 2 मिनट के भाषण में वो सारी चीजें कह रहे। क्या कहा उन्होंने कि हम आपके लिए सारे काम करवाने जा रहे हैं, आप बस बटना मत। आप समझदार लोग हैं, इस बार बीजेपी को भगाना है और नई सरकार बनानी है। हमारी लड़ाई बीजेपी और आरएसएस से है। इनकी ए टीम और बी टीम भी है। आपको लालटेन को जलाना होगा, तब जाकर सरकार बनेगी। अलर्ट रहना होगा। पर ये सब गड़बड़ी करते हैं, वोट चोरी करते हैं। ध्यान से तो सुनिएगा, वोटिंग स्लो करा देते हैं। प्रशासन जानबूझकर कहता है कि ईवीएम खराब हो गया है। वे चाहते हैं कि वोटिंग कम हो, लेकिन आप लोग खड़े रहिए और मुस्तैद रहिए। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन भी इनके साथ मिलकर काम कर रहा है। अलर्ट रहिए। ये मैसेज राम प्रकाश जी 1 ही मिनट का है, लेकिन ये मैसेज बहुत कुछ कह रहा है। ये मैसेज क्या कह रहा है कि आपने मैसिव टर्नआउट किया, ये आपको गुमराह करके और करके। आमतौर पे चुनाव आयोग का काम क्या था कि मैक्सिमम वोटिंग इंश्योर करो। प्रशासन भी इस काम के लिए तमाम अपीलें विज्ञापन जारी करता है। यहां पहले फेज के बाद उल्टा हो गया। पहले फेज में भी आपने देखा किस तरीके से मशीन खराब हो गई, ये हो गया, डिले कराने की कोशिश थी। तो उस चीज को सेकंड फेज के लिए विशेष तौर पर फोकस कर रहे हैं। तो सवाल 2 मिनट का और 20 मिनट का नहीं है, सवाल उस कंक्रीट मैसेज का है कि देखिए हम जीत रहे हैं, आपको बटना नहीं है, आपको मुस्तैद रहना है, बूथ पर भी मैक्सिमम वोटिंग इंश्योर करनी है, और लालटेन छाप। ये इतना ही मैसेज होता है ब्रॉडली तो। और जब आप ये कहते हो ना कि प्रशासन गड़बड़ कर रहा है, वोटिंग नहीं होने दे रहा, इसका मतलब उसके वर्कर को मैसेज डाउन दी लाइन क्लियर जा रहा है कि मैक्सिमम वोटिंग करानी। वही तो चीज है ना। जितना ही वोटिंग बढ़ेगी उतनी नीतीश और भाजपा की दिक्कतें भी बढ़ेंगी, ये मान करके चलिएगा। और इस बार जो बिहार में इतना मैसिव वोटिंग हुई है, जिस तरीके 64% से भी ज्यादा, उसके अपने मायने हैं। वो मायने किस रूप में है? कहीं वो एसआईआर का खेल तो नहीं है जो भी है, जो बाहर से प्रवासियों से लाया गया। बहुत चीजें हो सकती है, अभी प्रियम्प्ट करना आसान नहीं होगा, ठीक भी नहीं होगा। लेकिन ये अच्छा संकेत है कि कम से कम वोटिंग परसेंटेज बिहार जैसे राज्य में बढ़ा है, वो ऐतिहासिक हुआ है। ये एक मतलब आप इसको शुभ संकेत कह सकते हैं। लेकिन वोट चोरी भी तो सर एक मुद्दा है। आखिर वोट चोरी से निपटने का अभी तक तो कोई कॉन्क्रीट उपाय किसी के पास दिखा नहीं है। ऐसे में वोटिंग चाहे क्या 65% को, जो बात आप पहले से कह रहे थे कि भाई हाई परसेंटेज ऑफ वोटिंग चाहिए, तो क्या 65% को आप वोट चोरी के अगेंस्ट एक मजबूत आंकड़ा देख पा रहे हैं?
राम प्रकाश जी, जो असली चीज है वो मैक्सिमम वोटिंग, और जो कंसर्न ग्रुप्स है, जो भी कंसर्न ग्रुप्स है, आपका वोटिंग एक ग्रुप है, मेरा एक वोटिंग ग्रुप है, वो सारे के सारे उनमें से कितने लोगों में आप सेंध लगा पा रहे हो, कितनों को बाहर से ला पा रहे हो, कितनों की वोटिंग इंश्योर कर पा रहे हो। आपने कल देखा ना पहले फेज में क्या हुआ कि डिजिटल पर्चियां दी गई बीएलओ की, और उनको भी बहुत सारी जगह पे नहीं माना गया। तो वो क्या चीज है? ये भी तो एक अप्रत्यक्ष चोरी ही है कि बीएलओ का काम तो वोट सुनिश्चित करना है, और वो जो पर्ची दे रहा है उसको वोटिंग वाले अधिकारी मान नहीं रहे। इसका क्या मतलब समझेंगे आप? तो प्रशासन की हर तरफ से आपने देखा कितने बीजेपी के नेता पकड़े गए हैं। आज तो उत्तराखंड का नेता भी बिहार में वोट डालते हुए पकड़ा गया, लेटेस्ट जो है, और उसका उत्तराखंड वाला जो एपिक नंबर है वो भी एक्टिव है। तो कितनी चीजों में जाएंगे आप? और वोट चोरी, आप ये बताइए, इतना बड़ा मसला पहले कर्नाटक के आपने देखा, मैंने क्या नाम, आनंद में देखा आपने, उससे पहले महादेवपुरा में देखा, अब पूरे हरियाणा का देख लिया। उसके बावजूद चुनाव आयोग कोई दो शब्द कह पा रहा है क्या? यार, एक संवैधानिक संस्था है, कम से कम जांच कराने की तो बात कह दो। जांच कराने पे भी वो नहीं, और पूरी शर्मनिरपेक्षता के साथ लगे हुए। इस देश में इतनी बड़ी बड़ी अदालतें, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट, क्या इस देश में एक भी जज नहीं बचा जो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले ले? तो इस सिस्टम को राम प्रकाश जी अपने को देखना पड़ेगा कि किस तरीके से पूरा सिस्टम कंप्रोमाइज कर दिया गया है। और ये आम आदमी, और खासतौर पर अल्टीमेटली ये जिम्मेदारी भी यूथ पे है कि यूथ कितना जल्दी इस बात को समझता है कि पूरे देश में जनादेश को ठगा नहीं जा रहा, लूटा जा रहा है सरेआम। और उसके एक से ज्यादा टेक्नोलॉजी इन्होंने निकाल ली। और बिहार में हर जगह पर, चाहे वो राहुल हो, चाहे प्रियंका हो, चाहे खड़गे साहब हो, चाहे इवन तेजस्वी हो, हर जगह वोट चोरी की बात है। और वो हरियाणा वाली की जो टाइमिंग थी ना, अगर आपको याद हो, हरियाणा में वोट चोरी का जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया फर्स्ट फेज से एन पहले, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा रोल है बिहार में इस मैसिव वोटिंग के लिए। तो इस कैंपेन को अगर इस तरीके से चलाते रहेंगे, और प्रियंका ने तो, आपने एक चीज और ऑब्जर्व की, उन्होंने तो तीनों चुनाव आयुक्तों के नाम लेकर नारे लगवाने शुरू कर दिए। ध्यान किया आपने? और नहीं, ताकि और मैं ये हर कहते जनसभा में, हुए कि अब हर हाँ चुनावी सभा में उनका नाम लेंगी जी। जी, तो आप उसका मतलब क्या है? उस इम्पैक्ट को बढ़ाना है। अगर आपने ध्यान किया हो, प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में ये नहीं कहा चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता या संधू और ये जोशी, ना, उन्होंने कहा कि तुम इनको जानते हो? तो लोगों ने कहा हाँ, और फिर नारे लगवाए। तब प्रियंका ने कहा कि अब आगे से, आज के बाद मैं हर एक जनसभा में ये नारा लगवाऊंगी। आपने 1952 से लेकर के आज 2025 खत्म होने वाला है, कभी किसी चुनाव आयुक्त का पॉलिटिकल मंच पे नाम सुना था? नारे उसके चोर है कह के। प्रियंका ने नहीं कहा चोर है, लोगों ने कहा चोर है। इससे पहले मोदी जी कई बार करते थे, जब अपोजिशन में थे, जेम्स माइकल लिंग दो, बड़े ही कंटेम्पचुअस तरीके से सब किया करते। लेकिन किसी चुनाव आयुक्त की इस तरीके से सरेआम पूरे के पूरे आयोग की वर्षना नहीं की गई। तो समझ लीजिए उस बात को कि जो जांच एजेंसियों का हाल है, चुनाव आयोग भी उसी लाइन में आ चुका है। जो विधायिका का जो हाल है, जो कार्यपालिका का हाल है, उसी लाइन में, उससे भी आगे निकल गया चुनाव आयोग। इतने बड़ी धांधलियां हो रही है, एक बयान उनके पास शब्द नहीं कहने को, सूत्र उसको बता देते हैं कि कुछ नहीं, सब बकवास। ये कहने से हो गया क्या? आपको जानकर हैरानी होगी, जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हरियाणा के अंदर तमाम ग्राउंड रिपोर्टर्स जाकर रिपोर्ट कर रहे हैं, और सारे के सारे आरोप, जितनी भी अब तक 20-22 आरोपों की जांच हुई है, सारे के सारे आरोप सच पाए ग्राउंड पर। लेकिन चुनाव आयोग के मुंह में दही जमी हुई है। हरियाणा का सीईओ क्या कर रहा है? क्यों नहीं देता जवाब? उसको क्या दिक्कत है? तो ये चीज आज नहीं तो ये देखो खुलनी तो है। मैं आपको हमेशा से कहता हूं, एक हर चीज का एक समय है, वो चीज खुलेगी और इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है। हो सकता है बिहार की जनता ही इनको ऐसा सबक सिखा दे कि अगली बार ये 4 बार सोचे। एसआईआर के जरिए खेल बहुत बड़ा किया गया है, मैं भी कह रहा हूं आपको, छोटा खेल नहीं है वो। और उसमें भी इनकी वो देखिए ऑनेस्टी कि ये लोग बिहार का परिणाम आए बिना पूरे देश में एसआईआर कराने चल पड़े। इसका मतलब जो खेल किया गया है उसके परिणाम देखे बिना इनको इतनी संतुष्टि है कि हमने जो किया है हम कामयाब हो ही जाएंगे, जीत ही जाएंगे। ये बहुत बड़ी चीज है, 65 लाख वोटों को काट देना। और उसके बाद किस तरीके की, वो नहीं, जिस आधार पे काटे गए थे, आधार क्या था कि भाई वो सारे के सारे घुसपैठिए। बताइए घुसपैठिए कितने घुसपैठिए थे? वोटर लिस्ट में कितने घुसपैठिए थे? गणेश गुप्ता मुंह नहीं खोलते, अमित शाह मुंह नहीं खोलते, प्रधानमंत्री मुंह नहीं खोलते, और वोट किस बात पे मांगते? घुसपैठियों पे। अब कर लीजिए क्या करेंगे आप? तो लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी।
नहीं तो सर, राहुल गांधी का जो खुलासा है उससे तो साबित हो गया ना कि वोटर लिस्ट में घुसपैठिए हैं भाई। आखिर अगर ब्राजीलियन मॉडल भारत में वोटर लिस्ट में रहती हैं तो घुसपैठी होंगी ना वो। अब वो तो, अब वो अलग बात है कि अमित शाह जा करके बिहार में घुसपैठिए बताते हैं, लेकिन इस पर वो नहीं बोलेंगे कि आखिर ये कैसे हुआ। चुनाव आयोग एफिडेविट मांगता है लेकिन इस पर नहीं बताएगा कि ये कैसे हुआ। चुनाव आयोग को क्या एफिडेविट नहीं देना चाहिए अब आकर के सामने कि नहीं ये हमारी गलती से नहीं हुआ, दूसरे की गलती से हुआ, या ये गलती से हुआ, या कुछ तो स्वीकार करे, कुछ डिनाई करे। ना डिनाई कर रहे हैं ना स्वीकार कर रहे हैं, देश को लटका के रखा हुआ है। खैर सर, ये जो रैली रोके जाने का सिस्टम है, जिस तरीके से खरगे साहब की रैली रोक दी गई, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? क्या बिहार की जनता इसको सामान्य तरीके से पचा पाएगी? पहले तेजस्वी फिर खरगे। नहीं, इन्होंने बिल्कुल इसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना दिया है। अरे भाई, चुनाव है, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देना है। एक एरिया के अंदर प्रधानमंत्री जी हैं, वहां पे ठीक है, एयर स्पेस का इशू है, तो उसको इस तरीके से एडजस्ट कर दीजिए। उसमें देखना तो पड़ेगा ना कि डिग्निटरी कौन है। जो राज्यसभा में उनके कुलीग हैं प्रधानमंत्री के, उनके जहाज को कैसे रोक दोगे आप? ऐसे ही करते हैं। और आप खुद भाषण दे रहे थे वहां पे, और भाषण की आज उनका सुन लीजिए, प्रधानमंत्री के भाषण की भाषा सुनिए आज। कहा, आरजेडी कांग्रेस की पहचान है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन। ये किसको बता रहे हैं? जहां 20 साल नीतीश कुमार सरकार में है। अब सोच लीजिए आप, ये व्यक्ति प्रधानमंत्री है। अरे भाई, तुम अपना बता दो कि क्या है, तुमने 20 साल में क्या डिलीवर किया, उसका कोई जिक्र हो तो बताओ कि ये बच्चों को ये बना देंगे, ये रंगदारी सिखा देंगे, रंगदार कर देंगे। आपने क्या किया है? अपना बताओ ना। वो जो प्रियंका गांधी बार बार बात कहती है ना, कि या तो अतीत जीवी है या भविष्य जीवी है, वर्तमान से कोई लेना देना ही नहीं। तो ये सारी की सारी चीजें, कभी राहुल राजीव गांधी, मतलब आप मुझे एक बात बताइए, राम प्रकाश जी, सारी चीज छोड़िए, जो हमारे दिवंगत नेता है इस देश में, कभी किसी ने उनके बारे में भला बुरा कहा है? पहले अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार थी, तमाम मंत्री थे, सारी बात थी, सारे के सारे। मोदी जी की राजनीति में देखिए, शुरू कहां से करते हैं? नेहरू ने ये कर दिया, नेहरू ने वो कर दिया। वो व्यक्ति 61 साल पहले दुनिया छोड़ चुका है, ठीक, मई 1964 में उन्होंने वो दुनिया छोड़ी थी। 61 साल के बाद इनको नेहरू के अलावा कुछ नहीं दिखता। राजीव गांधी की डेथ कब हुई थी? 1991 में, ठीक। आज क्या है? 2025, 34 साल हो गए। आज फिर राजीव गांधी का वो कर रहे थे। ये कौन से संस्कार है? ये कहते हैं कि हमारा चाल चरित्र और चेहरा है। आरएसएस हमें चाल चरित्र सिखाता है। अगर ये चाल चरित्र है, आज भी वहां पे जिक्र किया इसका, फिर फर्जी घाट आप बनवाया और आरोप लगा रहे कांग्रेस और आरजेडी पे। आज फिर कह दिया, छठ का अपमान करने वालों को मत बोलिएगा। छठ का अपमान किसने किया था राम प्रकाश जी? नकली घाट किसने बनवाया था? और जब उसका खुलासा हो गया तो वहां भी जाने से मना, वो नहाने नहीं गए। किसने किया छठ का अपमान? आपने किया, या जिन्होंने खुलासा किया उन्होंने अपमान किया? उन्होंने तो आपकी पोल खोली। अगर आपको, अगर हिम्मत है तो आप बताइए आपको वहां जाना था या नहीं जाना था। और आज क्या कह रहे थे? मोदी ने जो गारंटी दी वो पूरी की। सोचिएगा, मोदी ने सारे स्मार्ट सिटी बना दिए, इस देश से गरीबी खत्म कर दी, 2022 तक सबकी छतों सिरों पर छत आ गई। ध्यान है ना? और जो वो क्या बता रहे थे आपके ज्ञानेश गुप्ता, कि एड्रेस में हाउस नंबर 0 उसका होता है जिसके पास घर नहीं होता, जो पुलों के नीचे रहता है, जो लैंप पोस्ट के नीचे रहता है। भाई, जब 2022 में मोदी जी के सारे वायदे पूरे हो गए, गारंटी पूरी होगी, घर सबको मिल गया, फिर हाउस नंबर एड्रेस 0 कैसे हुआ? कोई बताएगा? और प्रधानमंत्री ने आज भी कहा है, मोदी जी ने जो गारंटी दी मैंने वो पूरी की। आज तक एक गारंटी का नाम बता दीजिए, एक, कि मैंने ये पूरी की। काला धन सारा ले आए होंगे, 15-15 लाख सबको मिल गया होगा, देश विश्व गुरु बन गया होगा, दुनिया का डंका सारी दुनिया देख रही है। आप कर क्या रहे हैं? इसीलिए मुझे लगता है कि बिहार के लोग पॉलिटिकली बड़े साउंड हैं, बड़े अलर्ट हैं, बहुत वाइज हैं। इसीलिए इनको लग रहा है कि ये अमित शाह तो ओपनली फिर से वही हिंदू मुस्लिम पे आ चुके हैं। देखा होगा आपने कल का सारा, आज फिर वो वहीं पे है। लेकिन मुझे लगता है बात बनती दिख नहीं रही, और इंटरनल सर्वे की जो रिपोर्ट इनको अब तक काफी डिस्टर्ब किए हुए, इसलिए कट्टा, क्रूरता, ये सब, इसके अलावा ये बाहर नहीं निकल पा रहे उससे। नहीं तो फिर सर, लेकिन अगर इतनी, जब इतनी मेहनत करनी थी तो फिर सीधे चुनाव ही लड़ लेते, फिर एसआईआर और ये सब करने का क्या फायदा होगा? नहीं, वो उनका मेन टूल है ना राम प्रकाश जी। टूल क्या है? या तो महाराष्ट्र 40 लाख बढ़वा दो, या फिर वहां पकड़े गए तो बिहार में 65 लाख घटवा दो।
सर सीधा सामान्य जब चुनाव तो कर दिया तो आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, पता है इनको इस बात का। सर जब टूल था ही, इतना बड़ा एक्सरसाइज कर ही लिया था, तो फिर अब प्रधानमंत्री को इतनी यात्राएं, इतनी रैलियां करके गाली खाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? भाई बिहार की जनता भी बार बार आपको कोस रही है, आप वहां भी जा करके वही कट्टा सट्टा पट्टा ये सब बनाने लगते हैं, तो बिहार की जनता आपको कोसती है। इससे अच्छा है कि आप भाई दो चार रैली पहले चरण में कर लिए होते, दो चार रैली दूसरे चरण में कर लिए होते, बाकी काम तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने कर ही दिया है, तो फिर क्या परेशानी? आई वाश करना है ना, दुनिया को दिखाना भी तो है कि मोदी जी जहां जहां गए वहां वहां पार्टी का डंका बज गया, ये बज गया, वो बज गया। ये पूरा एक लार्जर प्लान है। आपने देखा प्रधानमंत्री जी जितना समय प्रचार में लगाते हैं, चुनाव प्रचार में, यहाँ बिहार का खत्म होगा नहीं उससे पहले वेस्ट बंगाल पे हमला बोल देंगे, देख लीजिएगा आप। अभी से शुरू हो जाएगा कार्यक्रम। उनके टारगेट पे केवल चुनाव है, गवर्नेंस वगैरह तो उन्होंने कर दिया काम। गवर्नेंस में तो आप भी शुरू हो ही चुके हो। वहां पर ट्रंप डर के G20 में नहीं आ रहा, बताइए मोदी जी से। देखा ना आपने, आज साउथ अफ्रीका में G20 होना है और ट्रंप डर गया आगे मोदी आएंगे यहाँ तो। अब मोदी जाएंगे। अभी तक मोदी का कंफर्म नहीं था, पता है आपको। G20 में अभी तक क्लियर नहीं था मोदी जाएंगे या नहीं जाएंगे। जैसे ही मैसेज आया है कि ट्रंप अब नहीं आ रहे वहां पे, अब देखना मोदी जी का वहीं मोदी मोदी होगी, और वो सारे भारतीय बाबू को जाएंगे और भगवान को छू लिया, और वो सारी की सारी जो महिलाएं जो प्रस्तुत की जाती है वहां पे एयरपोर्ट पे नारे लगाने के लिए और करने के लिए, अब सारी प्रस्तुत हो जाएगी और फिर डंका बजेगा ऐसे ही। और ट्रंप होते तो फिर कौन जाता आपको बताइए, फिर जयशंकर पहुंचते वहां पे, वो अपने लेजर आइज के साथ। ये फर्क है, ये सारी चीजें देश को समझ में आने लगी है। ट्रंप के जो जफ्फी पाया करते, ट्रंप की छाया से भी बचने लगे हैं अब। ये डंका बजा है आपका, ये सारा देश देख रहा है। और बिहार के लोग तो इस मामले में बहुत अलर्ट रहते हैं हमेशा। वहां बस समस्या एक ही है कि इनके जो विभाजन के खेल और जो SIR वाला खेल है, वो कहीं कामयाब ना हो जाए। देखिए, ये कोई चांस लेते हैं राम प्रकाश जी, अगर कोई हमें गलत फहमी हो मुझे आपको कि कोई चांस लेते हैं। हरियाणा के अंदर 3.5 लाख वोट काटे इन्होंने, लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव के बीच में 4 महीने का समय था। 3.5 लाख कौन से वोटर थे पता है आपको? वो वोटर जिन्होंने लिस्टेड, जो पन्ना प्रमुखों के जरिए के कांग्रेस के वोटर, 3.5 लाख वो काटे पहले ऑफिशियली। वो सारे देखा, देखिए आपने वीडियो। और उसके बाद 25 लाख वोट फर्जी जोड़ दिए। और वोट की चुनाव कितने से जीते? 1,17,000 से। ये है भारतीय जनता पार्टी। 28.5 लाख वोट वहां खेल करके 1,17,000 से चुनाव जीते हरियाणा का, जिसको जीतना कहते हैं तो इनको मुबारक। मैं इसको डकैती कहता हूं, और सरेआम ब्रॉड डे लाइट के अंदर। और उसका कोई जवाब अब तक चुनाव आयोग ने दिया हो, हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिया हो, मोदी ने दिया हो, शाह ने दिया हो। और जितने भी चुनाव निकालेंगे ना, मध्य प्रदेश निकाल लीजिए, छत्तीसगढ़ निकाल लीजिए, सब में यही खेल है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये जो अब एक बार हम फिर जरा जहाँ शुरुआत किए थे वहां आकर के खत्म करना चाहते हैं सर। ये जो 2-2 मिनट 3-3 मिनट का तेजस्वी यादव का भाषण है, ये ऐसा नहीं लग रहा है कि 2 मिनट 3 मिनट में आए, दो बात कही, धीरे से चल दिए, जो नारा दिया है चुपचाप लालटेन छाप, ये भाजपा वालों के सीने पे सांप लौटा करके जा रहे हैं। ये ठीक कुछ वैसा ही काम कर रहे हैं जैसे राहुल गांधी मोदी जी को चिढ़ाने के लिए कभी तालाब में छलांग लगा देते हैं, कभी जो है मखाने के खेत में उतर जाते हैं, कभी बुनकरों के बीच चले जाएंगे, कभी कुलियों के बीच चले जाएंगे। ये उसी टाइप का काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, तेजस्वी असल में क्या है कि पिछले 6 महीने चुनाव लड़ रहे थे लगातार। अब जो फाइनल स्टेज आई है उसमें तो उनको 3-4 बातें, एक तो मैंने आपको बताया, वोट चोरी के प्रति सजग कर रहे हैं, हम्म। चुपचाप लालटेन छाप कर रहे हैं, अपने हम्म। प्रत्याशी को शाबाशी दे रहे हैं, वर्कर को शाबाशी दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं उस पल्स को भी टच कर रहे हैं कि वर्कर्स को ये बता करके भाई मैक्सिमम वोटिंग कराओ। वो बीजेपी के लिए सब, क्योंकि बीजेपी के पास, ये बताओ ना, ये मोदी और शाह को छोड़ करके बिहार में ऐसा कौन सा बीजेपी के पास नेता है जो पूरे बिहार में जिसकी पहचान हो या जिसकी कोई मांग हो? ये तो सब उधार का सिंदूर है। कभी नीतीश कुमार चाहिए इनको, कभी सम्राट चौधरी का क्या फलूदा हुआ है तमाम जगह पे, आपने देखा होगा जिस तरीके से लोगों ने गोबर फेंक दिया। और तमाम, एक जो अपराधी है जिसने किसी को कुचल के मारा है, उसके लिए क्या कह रहे हैं कि सबको वो बन के चुनाव लड़ना है। तो कुछ भी और सब कुछ, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि ये हो क्या रहा है। और तेजस्वी ने उस बात को भली भांति पकड़ लिया है, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तेजस्वी यादव के जो आक्रामक दौरे हैं, निश्चित तौर पे समय के हिसाब से हर विधानसभा को टच करने की जरूरत ने तेजस्वी यादव को 2-2 3-3 मिनट की जनसभाएं करने पर मजबूर कर रखा है, क्योंकि उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और तेजस्वी की जो मांग है, जो डिमांड है, हर उम्मीदवार चाहता है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक बार तेजस्वी जरूर आए।
और तेजस्वी फिलहाल उसको पूरा करते हुए दिख रहे हैं। अब ये देखना होगा 14 नवंबर को, साफ होगा कि तेजस्वी यादव की रणनीति कितना काम आई, बिहार के लोगों ने इसको कितना स्वीकार किया, या फिर वो कट्टा पट्टा दुनाली में उलझ करके और बिहार ने वापस से एक बार फिर से उसी सरकार को दोहराने का फैसला किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।